कि प्रतिरोधों का संयोजन कितने प्रकार से किया जा सकता है। तो हम बता दें कि प्रतिरोधों का संयोजन दो प्रकार से होता है। पहला श्रेणी क्रम प्रतिरोध का संयोजन, दूसरा समांतर क्रम प्रतिरोध का संयोजन। तो हम श्रेणी क्रम प्रतिरोध का संयोजन देख लेते हैं। जब प्रतिरोध श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है तो उसमें जो वोल्टेज होता है प्रत्येक प्रतिरोध में भिन्न भिन्न होता है। जो करंट होती है वो एक समान होती है। वही कहा है कि जब प्रतिरोध श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है तब प्रत्येक प्रतिरोध में धारा एक समान तथा वोल्टेज भिन्न भिन्न होता है। मान लो कि प्रत्येक प्रतिरोध में जो वोल्टेज ड्रॉप हो रही है, पहला प्रतिरोध में V1 है, दूसरा प्रतिरोध में V2 है, तीसरा प्रतिरोध में V3 है, और जो करंट फ्लो हो रही है I एम्पियर करंट फ्लो हो रही है। अब प्रतिरोध R1 R2 R3 है। अब ओम का नियम कहता है कि V इक्वल टू IR कहता है, तब V1 इक्वल टू IR1 हो जाएगा, V2 इक्वल टू IR2 हो जाएगा, V3 इक्वल टू IR3 हो जाएगा। अब टोटल वोल्टेज क्या होता है, तो सम ऑफ वोल्टेज, जितने प्रतिरोध में वोल्टेज ड्रॉप हो रही है सब वोल्टेजों का योग टोटल वोल्टेज के बराबर होता है। तब V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 हो जाएगा। हम V की जगह पर IR रख देंगे और V1 की जगह पर IR1 रख देंगे, V2 की जगह पर IR2 रख देंगे, V3 की जगह पर IR3 रख देंगे। अब I कॉमन ले लेंगे और I से I काट देंगे तो हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो मिलेगा वो R1 प्लस R2 प्लस R3 मिलेगा। अब श्रेणी क्रम में संयोजन समझ नहीं, आप समांतर क्रम में संयोजन देख लेते हैं। समांतर क्रम में प्रतिरोध का संयोजन, जब प्रतिरोध समांतर क्रम में संयोजित किया जाता है तब प्रत्येक प्रतिरोध में वोल्टेज समान तथा धारा भिन्न भिन्न होता है। उसमें कहा गया था श्रेणी क्रम में कि प्रत्येक प्रतिरोध में वोल्टेज भिन्न भिन्न होता है, करंट एक समान होती है। इसमें कहा गया कि वोल्टेज समान होती है, करंट भिन्न भिन्न होती है। तो मान लो प्रतिरोध R1 R2 R3 है और जो करंट हो रही है, जो करंट ड्रॉप हो रही है प्रत्येक प्रतिरोध में I1 I2 I3 है। अब वोल्टेज एक समान है तो मान लो वोल्टेज भी है। अब टोटल करंट क्या होगा, तो I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 होगा। अब फिर ओम के नियम से हम ज्ञात करेंगे कि V इक्वल टू IR होता है तो I इक्वल टू V1 अपन R हो जाएगा। अब उसी प्रकार से I1 इक्वल टू V अपन R1 हो जाएगा, I2 इक्वल टू V अपन R2 हो जाएगा, I3 इक्वल टू V अपन R3 हो जाएगा। अब इसका मान पुट करेंगे तो V कॉमन ले लेंगे, अब V से भी काट देंगे तो हमारा जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिलेगा 1 पर R इक्वल टू 1 अपन R1 प्लस 1 पर R2 प्लस 1 पर R3। तो आशा करते हैं समांतर क्रम में प्रतिरोध का संयोजन और श्रेणी क्रम प्रतिरोध का संयोजन अच्छी तरह से समझे होंगे। अब आगे देखते हैं चालक के प्रतिरोध की निर्भरता। अब चालक का जो प्रतिरोध होता है वो किन किन चीजों पर निर्भर करता है वो देख लेते हैं। तो पहला तार की लंबाई पर, जो चालक का प्रतिरोध होता है तार की लंबाई के समानुपाती होता है। दूसरा तार के क्षेत्रफल पर, उसकी मोटाई पर भी डिपेंड करता है। तो वही कहा गया कि चालक तार का प्रतिरोध R चालक तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती उल्टा होता है। तो R प्रोपोर्शनल 1/a हो जाएगा। अब समीकरण 1 और 2 से R प्रोपोर्शनल L/a हो जाएगा। जब प्रोपोर्शनल चिन्ह हटता है तो एक कांस्टेंट आता है, वो कांस्टेंट रो है जिसे विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। R इक्वल टू रो L/a। अब रो का मान निकालने की गलती पक्षांतर कर देंगे तो RA/L हो जाएगा। और वही बताया गया कि रो एक विशिष्ट प्रतिरोधकता है और इसका जो मात्रक होता है ओम मीटर होता है। इसके अलावा भी प्रतिरोध दो चीज पर निर्भर करता है। वो क्या है, तो तार के पदार्थ पर। अब जैसे सोना होगा तो उसका प्रतिरोध कुछ और होगा, चांदी होगा तो उसका प्रतिरोध कुछ और होगा, तांबा होगा तो उसका प्रतिरोध कुछ और होता है। तो इसी प्रकार कहा गया है कि तार के पदार्थ की क्वालिटी पर भी निर्भर करती है प्रतिरोधकता। और चौथा कहा गया है कि तार के ताप पर भी निर्भर करती है। हम जानते हैं कि प्रत्येक जो मेटल होता है उसमें एक फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जब उसका टेम्परेचर बढ़ता है तो बहुत तेजी से गति करने लगता है। तो वही कहा गया है कि प्रतिरोध तार के ताप पर भी निर्भर करता है। तो आशा करते हैं आप लोग अच्छे से समझ होंगे। तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए।